आज का टॉपिक है भारत में वित्त पर नियंत्रण। मतलब जो सरकारी पैसा होता है उस पर नियंत्रण किस तरीके से रखा जाता है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। लोग जो है सरकारी अधिकारी, मंत्री या और भी कोई मशीनरी है जिसके पास सरकारी पैसा होता है वो उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो ये जो फाइनेंस पे जो कंट्रोल होता है, जो पैसे पे जो नियंत्रण होता है, वो दो तरीके से होता है। एक तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसद का, और दूसरा होता है ऑडिट, अंकेक्षण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, लेखा और ऑडिट। तो संसदीय नियंत्रण के अंदर जो बजट की प्रोसेस है, बजट कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, बजट का प्रेजेंटेशन होता है, उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे जो बिल्स वगैरह होते हैं तो वो जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर जो आते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारी कमेटीज़ भी होती हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी होती है वो लोक लेखा समिति जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, और एक कमेटी होती है जो एस्टिमेट कमेटी होती है, अनुमान समिति हम जिसको बोलते हैं, और एक जो तीसरी कमेटी होती है जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, लोक उपक्रमों पर जो कमेटी होती है। और एक मैंने बताया इसमें कि जो कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया, उसका काम क्या होता है, पूरे देश के जो सरकारी उपक्रम हैं या सरकारी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका ऑडिट करना, वो देखना कि भाई जो उन्होंने खर्चा किया है वो जो विधानसभाओं के अंदर और जो संसद के अंदर जो बजट पास किया गया क्या उसी कानून के हिसाब से उन्होंने खर्चा किया है। तो ये जो होता है ऑडिट, हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। पहले हम अभी देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बजट तैयार होता है, ठीक है ना। तो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी आपको पता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है बजट तैयार करने की। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बजट तैयार कर दिया, तो बजट तैयार करने के बाद वो जो है संसद के अंदर जो उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है। उसमें क्या होता है, जो वित्त मंत्री होता है वो उसको उसमें जो है वो प्रेजेंट करता है बजट को कि भाई सरकार के जो है योजनाएं क्या हैं, सरकार कितना पैसा कहाँ से लेकर आएगी, कहाँ खर्च करेगी, ठीक है ना। तो वो उस मतलब के दो पार्ट्स में जो एक तरीके से जो होता है वो उसका डिटेल होती है बजट प्रेजेंटेशन की। तो उस बजट प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है, बजट पर सामान्य चर्चा, मतलब कि बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होती है। तो बजट प्रस्तुत होने के एक दो दिन पश्चात दोनों सदनों में बजट के प्रावधान, बजट के जो प्रावधान, जो प्रोविजंस होते हैं उसके, नीतियों तथा पूर्व के जो खर्चे हैं उन पर सामान्य जो है चर्चा होती है। ये भी वित्त पे नियंत्रण का एक साधन होता है, एक माध्यम होता है। लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और न ही मतदान हो सकता, जनरल डिस्कशन होएगी इस पे। बजट पर चर्चा में प्राय 2-3 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक का समय लगता है। अंत में वित्त मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर भी देता है। तो अगला जो होता है अनुदान मांगों पर मतदान। तो इसका अगला चरण क्या है, अगले चरण में एक एक विभाग की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होता है। विभाग मतलब मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर जो है वोटिंग भी होती है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन के नेता से विचार विमर्श करके एक अवधि जो है निश्चित करता है जिसमें अनुदान मांगों पर विचार विमर्श पूर्ण हो जाना चाहिए। यह अवधि सामान्यतः 26 दिन होती है। 26 दिन के अंदर अंदर के जो जितने भी अनुदान होती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिन पे जितना पैसा मांगा गया उन पे जो है डिस्कशन होती है और उन पे जो है मतदान होता है, ठीक है। भारत में 103 लोक विभाग तथा 6 रक्षा से संबंधित अनुदान मांग जो है प्रस्ताव लोकसभा में रखे जाते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो ये अनुदान मांग होती हैं इसमें 3 तरीके के मोशंस होते हैं। पहला होता है इसमें नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। जब किसी अनुदान मांग के पीछे निहित सरकारी नीति को अस्वीकृत कराने की अनुशंसा के उद्देश्य से यह मांग की जाती है। जो भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार जो बजट लेकर के आती है और उसकी कोई पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी को जो है अपोजिशन जो है, संसद जो है इसको अस्वीकृत करना चाहती है, उसको डिनाई करना चाहती है, तो उसको जो है नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिंबॉलिक क्या होता है, इसमें वास्तविक मांग की धनराशि केवल 1 रुपये के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव होता है। मतलब मान लिया किसी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो वो क्या है कि वो उसके लिए मांग करते हैं भाई इसके लिए 1 रुपया निर्धारित किया जाए। तो 1 रुपये का मतलब, निर्धारित करने का मतलब है डिनाई करना। अगर आप बाज़ार से कोई सामान लेने के लिए जाते हो, आपकी मदर यूँ कहती है
कि भाई आप मतलब आप कोई कपड़े खरीदना चाहते हैं या कोई और चीज़ खरीदना चाहते हैं और 1000 रुपये का आएगी तो आपकी मदर कहेगी 5 रुपये लेके जाओ, इसका मतलब डिनाई हो गया ना वो। तो इसमें भी क्या होता है, 1 रुपये का सिंबॉलिक होता है कि भाई आपने 1000 करोड़ रुपये मांगे हैं तो 1 रुपये का जो है वो उसमें परिवर्तित, वो 1000 करोड़ को 1 रुपये में परिवर्तित करके वो जो है उसको एक तरीके से क्या है कि उस नीति को अस्वीकृत करना, सरकारी नीति को उसको डिनाई करने का। तो ये अपोजिशन करती है। और अगला है इसमें इकोनॉमिक कट मोशन मितव्ययता संबंधी। इकोनॉमी का मतलब आप इकोनॉमिक्स के शब्द से ही देख सकते हो आप। इसका मतलब क्या है कि सरकारी व्यय में संभावित अपव्यय या धन के दुरुपयोग की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग हेतु ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो मतलब और अनुदान मांग में विशिष्ट धनराशि कम कर देनी चाहिए। मतलब क्या है कि सरकार कई बार ऐसे मतलब बजट में प्रावधान कर देती है। घर में भी ऐसा होता है, कोई बच्चा कहेगा कि भाई मेरे को 1000 रुपये चाहिए, मेरे को एक शर्ट लेके आनी है, 500 की शर्ट आ जाती है, तो मदर कहेगी भी तुम्हारी 500-600 की शर्ट आ जाएगी, ठीक है ना, तो तुम 1000 रुपये क्यों ले रहे हो। इसी तरीके से इसमें होता है कि भाई आपने जहाँ खर्चा 25,000 करोड़ का होना तो आप 50,000 करोड़ रुपये उस पर मांग रहे हो, ठीक है ना। यह प्रस्ताव किसी मांग, किसी विशेष मद में कमी, उसकी पूर्ण समाप्ति या पूर्ण अनुदान में से एक मुश्त धनराशि कम करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भाई आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, ये कम में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। आगे है टोकन कट मोशन। सरकार का ध्यान किसी विशेष समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए संबंधित अनुदान मांग में से 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता है तो वह प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव कहलाता है। मतलब कोई समस्या ऐसी है देश के अंदर जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, उसमें बजट में उसने कोई प्रावधान नहीं किया है, तो जो संसद है या अपोजिशन वाले हैं, जितने भी एमपीज हैं, वो चाहते हैं कि भाई सरकार जो है इस समस्या की तरफ ध्यान लेकर के आए और इसमें भी कोई बजट का प्रावधान कर दे। तो इसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आगे देखिए, इसमें मतदान। अनुदान मांगों पर 26 दिन तक बहस या चर्चा के पश्चात निर्धारित दिन 5:30 बजे मतदान का कार्य आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगे गुजरती हैं। अब तो खैर ये टाइम चेंज हो गया, किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारित अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पर मतदान हो जाता है, चाहे उस विभाग की अनुदान मांगों पर बहस हुई हो। इसे गिलोटिन या मुखबंद बोलते हैं। पारित प्रक्रिया मतलब एक तरीके से मतलब जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी अनुदान होती हैं, उनमें सब में मतदान होता है, उनमें सब में डिबेट्स होती हैं, उनमें डिस्कशंस होते हैं, ठीक है ना, उनमें वोटिंग वगैरह होती है। सभी पे पॉसिबल नहीं होता, तो जो रह जाते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स रह गए, तो उनके अंदर एक प्रोसीजर होती है गिलोटिन। भाई उसको जो है पारित प्रक्रिया सब कह देते हैं, भाई इसको पास मानते हैं, पास कर दिया, इसको हम गिलोटिन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें है भारत में अधिकांश अनुदान मांगे केवल मुखबंद पारित होती हैं, मतलब गिलोटिन प्रोसेस से ही जो है पारित कर देते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता उन पर, ना मतदान होता है। प्राय 1-2 मंत्रालय की अनुदान मांगे बहुत अधिक समय लेती हैं। ये आगे देखें, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भारत में 8 अप्रैल 1993 से एक नई समिति व्यवस्था शुरू की, जिसमें 17 विभागीय स्थायी समितियाँ बनाई गई। सन 2004 में इन समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। वर्तमान में प्रत्येक समिति में 21 लोकसभा सदस्य, 10 राज्यसभा के सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। 16 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से 16 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से तथा 8 के राज्यसभा से होते हैं, जो टोटल 24 है। इन समितियों का मुख्य कार्य मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना तथा सदनों को उन पर प्रतिवेदन देना है। क्योंकि जो ग्लूटोन की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि डिस्कशन तो प्रॉपर होता नहीं, टाइम कम रह जाता है, उसमें मतदान भी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स को दे देते हैं कि भाई आप डिपार्टमेंट्स ये काम कर लीजिए ना, कमेटीज़ को दे देते हैं, कमेटी 24 बनाई है। एग्रीकल्चर की कमेटी अलग होगी, या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, हेल्थ की, एजुकेशन की, कोई भी कमेटी हो सकती है, डिफेंस की भी हो सकती है। तो वो क्या है कि उसमें वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके जो है सदन को दे देते हैं। लेखानुदान मतलब कि वोट ऑन अकाउंट है। संविधान के अनुच्छेद 116(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद बजट प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व वित्तीय प्रथम वर्ष के 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर। देखो क्या है कि जब बजट पास होता है तो बजट को लागू होने में जो उसका टाइम लग जाता है, कि उसमें अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल पास होते हैं, अप्रैल, मई, जून तक ये प्रोसेस चलती है। तो उन 2 महीने के जो है सरकार का जो खर्चा चलाना है, तो उस खर्चे चलाने के लिए जो है वोट ऑन अकाउंट, जिसको हम लेखानुदान कहते हैं, तो वो लेखानुदान जो है वो पास करना होता है, ताकि जो है सरकार की जो कार्यवाही है, जो सरकारी गतिविधियाँ, वो सारी की सारी वो चल सकें, ठीक है। तो
लेखानुदान पारित होने पर बजट स्वीकृति 1 अप्रैल के पश्चात भी हो सकती है। लेखानुदान भी विनियोग विधेयक के रूप में पारित होता है। सामान्यतः लेखानुदान तथा अंतरिम बजट एक जैसे होते हैं। देखिए इंटरिम बजट और जो ये जो लेखानुदान है वोट ऑन अकाउंट एक जैसे लगते हैं, लेकिन वोट ऑन अकाउंट जो है थोड़ा छोटा होता है। इंटरिम बजट जो होता है, अंतरिम बजट, वो बड़ा होता है, थोड़ा विस्तृत होता है, उसमें ज़्यादा संख्या होती है। अब इसमें देखिए, लोकसभा को यह शक्ति है कि वह किसी सेवा पर चालू वर्ष में स्वीकृत राशि अपर्याप्त होने पर सप्लीमेंट्री ग्रांट, मतलब किसी आइटम के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर पैसे कम रह गए हैं तो क्या है कि जो संसद है उसमें सप्लीमेंट्री जो है जो ग्रांट है वो पास कर सकती है इसमें, सप्लीमेंट्री, ठीक है। और अगला इसमें देखो, इसमें एक अग्रिम अनुदान भी है, वोट ऑन क्रेडिट। ये भी आपको लिखने होंगे पॉइंट सारे के सारे। वोट ऑन क्रेडिट का मतलब है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएँ कि जिसमें मतलब कि जैसे युद्ध जैसे हालात हो जाएँ, तो युद्ध में पता नहीं कितना खर्च हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, वोट ऑन क्रेडिट जो है ये जो बिल है जो ये पास किया जाता है, और उसमें सरकार चाहे कितना भी जो है उसमें खर्च कर सकती है। उसके बाद है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के अंदर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल होता है। भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि बिना विधि द्वारा विनियोजन, मतलब कि सरकार जो है कोई खर्च करना चाहती है, बजट तो पास कर दिया, लेकिन उस खर्च करने के लिए क्या होता है कि उसमें जो एप्रोप्रिएशन बिल, जो विनियोग विधेयक, वो पास करना पड़ता है। इसके पास करे बगैर, इसके पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसको जो है साइन कर देगा, तो इसको पास करने के बाद ही जो सरकार को जो है खर्चा करने की ताकत मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, संचित निधि से। अगला है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का मतलब क्या है, संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार बिना कानूनी प्राधिकार के न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही वसूला जा सकता है। भाई पैसा कहाँ से आएगा, जितना भी सरकार के पास पैसा आता है, उधार लेते हैं या टैक्स लगते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो है पैसा आता है। वो जो टैक्स लगता है, टैक्स लगाने का, वो टैक्स जो लगेगा वो वित्त विधेयक पास करने से ही लगेगा। जब तक ये विधेयक पास नहीं होगा कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा, कोई लेवी नहीं होगा टैक्स, ठीक है। इसके पास होने के उपरांत ही जो है सरकार जो टैक्स लगा सकती है और टैक्स को जो है कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें और क्या है इसमें तो ये इसमें कुछ मैंने बातें इसमें डिस्कस करी कि ये जो कुछ प्रोसेस थे, ये इसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये जितने भी मैंने बिल्स आपके साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि भाई जो सरकार जो खर्चा करती है कि वो सरकार खर्चा बजट जो पास किया है, जो रूल्स के हिसाब से जो बजट पास किया है, जितना बजट पास किया है उसी में ही वो खर्चा करेगी, उससे बाहर जाके खर्चा नहीं करेगी, पूरे रूल्स के हिसाब से जो है वो खर्चा करेगी। ये क्या है, पार्लियामेंट्री जो है एक तरीके से संसदीय नियंत्रण है। थोड़ा सा अगला हम जो टॉपिक थोड़ा सा हम रोड डिस्कस करेंगे जिसमें वो जो कैग होगा, ये तो संसदीय नियंत्रण एक तरीके से है, ठीक है। तो संसदीय नियंत्रण में एक चीज़ और आती है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या फिर एस्टिमेट कमेटी है या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, वो हम कैग के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।